फाउंडेशन को शुरू करने के पीछे कहानी क्या थी? कोई ज़ाती मफाद या वाकई में अवाम की खिदमत? कि जो इम्पैक्ट हो वो वाकई क्रिएट हो, ना कि एक दफ़ा खाना खिला के उनका मसला हम हल करने की कोशिश करें। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना चला हो, वो कौन सा था? फ्लॉप प्रोजेक्ट इसलिए था क्योंकि जब हम जिस एरिया में जाते थे वहाँ का लोकल एक अलग बदमाश होता था। लोग कहते हैं दाल में कुछ काला है, मैं कहती हूँ आटे में कुछ काला है। कितनी मिलावट आप एक आटे में करते हैं कि वो 25 रुपए की रोटी आप 10 रुपए में फरोख्त। उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हर एक चीज़ की कीमत होनी चाहिए। दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती। हमने लोगों को एक भीख कल्चर से आज़ाद करवाना है और उनके अंदर ख़रीदने के कल्चर को प्रमोट करना। तंदूर पे रोटी लेने जाता है, इज्जत से पैसे दे और रोटी ख़रीद के अपने घर पे लाए। लेकिन ये तो आप सोच रहे हैं ना। इम्पॉर्टेंट मोमेंट था जब मैं इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहा था कि यार ये हमने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना है। एक ऐसा मोटिवेशन फैक्टर जिसकी वजह से आज तक हमाद फाउंडेशन का सफ़र जारी रहा। इतनी इन्वॉल्वमेंट जेन जी ने इतना रिस्पॉन्ड नहीं करा। चीन के हवाले से जिक्र करें, क्या उसमें भी सिर्फ जेन जी है? जेन जी और ओल्ड इज गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जेन जी के पास। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीला सिद्दीकी और आज मैं मौजूद हूं हमाद फाउंडेशन के ऑफिस में। मैं भी एक सोशल मीडिया यूज़र हूं और यकीनन आप भी सोशल मीडिया यूज़र ही हैं। और जिस तरीके से आजकल हमाद फाउंडेशन की रील्स वायरल हो रही हैं, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही हैं, आज उन सब चीज़ों का पोस्टमार्टम करने पहुंची मैं खुद हूँ। अच्छा ये बताएं, हमाद फाउंडेशन को शुरू करने के पीछे कहानी क्या थी? कोई ज़ाती मफाद या वाकई में अवाम की खिदमत? देखिए, ज़ाती मफाद तो कभी भी नहीं था। हमाद फाउंडेशन को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी एज कोई 16-17 साल थी और उस वक्त मैंने यही सोचा था कि यार मेरी अम्मी ना एक जो बाहर बच्चे आते हैं उनको खाना प्रोवाइड किया करती थी। कभी अगर घर में खाना नहीं होता था तो वो 5 रुपए का सिक्का दिया उनको करती थी। जैसे अगर आज 5 रुपए के सिक्के की कोई अहमियत नहीं, शायद अब आता भी नहीं है, लेकिन उस वक्त 5 रुपए के सिक्के की बहुत ही ज़्यादा अहमियत हुआ करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सोचा था कि मैं इस काम को एक बड़े लेवल पर लेके जाऊँगा, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाऊँगा इसका, कि जो इम्पैक्ट हो वो वाकई क्रिएट हो, ना कि एक दफ़ा खाना खिला के उनका मसला हम हल करने की कोशिश करें। क्योंकि एक दफ़ा जब आप किसी को खाना देते हैं उसका मसला हल नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमाद फाउंडेशन ने उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स खोले, जिसमें रोटी बैंक, मेडिकल कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से आज हम 10 साल बड़े इसको सेलिब्रेट करने वाले। अच्छा, सिर्फ एक आइडिया से लेकर हमाद फाउंडेशन का सफ़र इतने सारे प्रोजेक्ट्स तक जा पहुंचा, तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स डिसाइड कैसे हुए और जो डोनेशंस आती रही उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हुई इतने सारे प्रोजेक्ट्स में? और हमने देखा है कि हमाद फाउंडेशन का हर एक प्रोजेक्ट बहुत ही यूनिक है। देखिए, हमारे ना हर प्रोजेक्ट की, चाहे वो रोटी बैंक हो, मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो, स्कूल हो, हमारा स्किल वैली हो या रोज़गार हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें हमने एक यूनिकनेस ये रखी है, हमने एक छोटी नॉमिनल फ़ीस रखी हुई। जैसे रोटी बैंक पे जो रोटी मार्केट में 25 या 30 रुपए की मिलती है, हम सिर्फ 10 या 5 रुपए की देते हैं। हमारे स्कूल में फ्री स्कूल्स हैं, वाटर प्लांट्स हमारे फ्री हैं। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो बाहर इलाज 1000, 1500, 2000 का होता है, हम सिर्फ 50 रुपए में करते हैं। जो अल्ट्रासाउंड, जो आई चेकअप बाहर लोग चश्मा बनाने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, उनके 2-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं, 5,000 भी लग जाते हैं, हम सिर्फ 100 रुपये में करके देते हैं। फिर इसके अलावा जो हमारे लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, हम सिर्फ उसको एक नॉमिनल प्राइस में करके देते हैं, ताकि जो भी सफ़ेद पोश शख्स हमारे मेडिकल पे आ रहा है उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हर एक चीज़ की कीमत होनी चाहिए। दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती। हमने लोगों को एक भीख कल्चर से आज़ाद करवाना है और उनके अंदर ख़रीदने के कल्चर को प्रमोट करना है। अच्छा ये बताएं कि लाइफ में कोई एक ऐसा मोटिवेशन फैक्टर जिसकी वजह से आज तक हमाद फाउंडेशन का सफ़र जारी रहा और 10 साल मुकम्मल हुए, वो कौन सा मोटिवेशन फैक्टर था? देखिए, हमाद फाउंडेशन के बहुत सारे स्टेजेस पे डिफरेंट चीज़ों ने मुझे मोटिवेट करा, लेकिन रिसेंटली जो चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है वो जेन जी की इन्वॉल्वमेंट हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। और 10 सालों के अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट जेन जी ने इतना रिस्पॉन्ड नहीं करा। ये वही जनरेशन है जिसको लोगों ने ताने दिए कि जी आप सोशल मीडिया वाली जनरेशन है, आपको तो चीज़ों का नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो जेन जी है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा मॉरली भी, सोशली भी, पॉलिटिकली भी अवेयर जनरेशन है, जो कि अपने राइट्स जानती है, जो कि सवाल करना जानती है। तो जो रिसेंटली मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर रही है वो बीच क्लीनअप से रिलेटेड जो जेन जी हमें रिस्पॉन्ड कर रही है। ना सिर्फ बीच क्लीनअप, जो वो इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे सोशल मीडिया में और
हमाद फाउंडेशन को वो अपना समझ रहे हैं और वो जो रिस्पांस हमें दे रहे हैं कि ये जितनी फाउंडेशन आपकी है उतनी हमारी है, क्योंकि हम भी पाकिस्तान को 2050 तक एक अच्छा मुल्क देखना चाहते हैं। अच्छा, आपका कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना चला हो, वो कौन सा था? एक हमारा प्रोजेक्ट था रोटी बैंक, जो कि मूविंग कार्ट में जाया करता था। तो वो डिफरेंट एरियाज में जाता था और अलग अलग जगह जाके रोटी बेचता था 5 रुपए में, ताकि वही आइडिया है कि जो महंगी रोटी है लोग सस्ती खरीद सकें। लेकिन वो हमारा एक फ्लॉप प्रोजेक्ट इसलिए था क्योंकि जब हम जिस एरिया में जाते थे वहाँ का लोकल एक अलग बदमाश होता था, वहाँ का अलग एक मतलब वडेरा होता था। वडेरा इन अ सेंस कि वो वहाँ का बड़ा होता था, तो वहाँ का टाउन नाजिम अलग है, वहाँ का एमएनए अलग है, वहाँ का एमपी अलग है। तो हर बंदा उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करता था कि जी ये तो हमारी तरफ से है, दूसरा है। तो ये एक जो प्रोजेक्ट था ये हमारा ज़रा सा वो प्रोजेक्ट था जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बरक्स हमें अच्छा, ये रोटी नजर नहीं कार्ट और ये रोटी बैंक दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जी। आपके? बेसिकली रोटी बैंक हमारा एक प्रोजेक्ट है जो सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट है, जहां हमने रोटी बैंक्स को इंस्टॉल किया था, तंदूर इंस्टॉल किए थे, स्टाफ हायर किया था, दूसरी चीज़ें की थी शॉप्स के अंदर, और वहां से रोटी बिका करती थी लोगों को सस्ती 5 या 10 रुपए की, जो कि मार्केट में 25-30 रुपए की। ये रोटी बैंक है। और इस रोटी बैंक की मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक फैमिली 10 से 12 हज़ार रुपए की एक रोटी बैंक से हमारे सेविंग करती है, जो कि वो अपने माँ बाप की दवाई पे, बिजली के बिलों पे, बच्चों की स्कूल फीस पे अच्छा खर्च हमाद, मैं कर यहाँ आपको सकती है। रोकना चाहती हूँ। क्या वाकई में आपको पता है कि जो वो सेविंग करते हैं वो इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं? हाँ, वो एक शख्स जिसकी सैलरी 30,000 रुपए है, अगर उसके महीना 8,000 10,000 रुपए बच रहे हैं तो वो क्या करेगा? बेसिक जो उसको नीड होती है वो होती है, अगर उसके माँ बाप बीमार हैं तो उनकी दवाई लेगा, अगर उसका बिजली का बिल जो कि आजकल 20-20 25-25 हज़ार आ रहा है लोगों के घरों में, वो अपना बिजली के बिल में कंट्रीब्यूशन करेगा। या तो अगर 30,000 जिसकी सैलरी है वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेगा, तो वो अपने 2 बच्चों को स्कूल में डलाएगा, ना कि जाके शॉपिंग करेगा या कोई गलत कामों में यूज करेगा। तो ये बड़ा एक मुझे लगता है कि अनलिमिटेड है इसका चांस कि वो जाके कोई शॉपिंग कर रहा हो या उस पैसे को वेस्ट कर रहा हो। और मैं कहता हूँ शॉपिंग भी कर रहा है तो उसके पैसे बच रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी तो करते हैं शॉपिंग, उसे भी करने दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो प्रोजेक्ट है हीरोइक स्कूल, जो कि खुजदार में बना है, आपने सिर्फ खुजदार ही क्यों चूज़ किया? वाई नॉट एनी अदर डिस्ट्रिक्ट और सिटी? क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी मसाइल सिक्योरिटी के होंगे, लॉजिस्टिक्स के मसाइल भी काफ़ी पेश आए होंगे, तो वाई जस्ट खुजदार? देखें, ये हम खुजदार गए थे आज से 5 से 6 साल पहले वाटर प्लांट लगाने, क्योंकि वहाँ पानी का एक बहुत ही ज़्यादा शदीद मसला है। जो लोग खुजदार में रहते हैं, बलूचिस्तान में अगर कोई सुन रहा है, तो खुजदार पाकिस्तान का मेरे ख्याल है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। तो वहाँ पे जब हम गए, तो जब हमने रिसर्च की, मेडिकल कैंप्स लगाए, वाटर प्लांट्स लगाए, तो हमने ये चीज़ महसूस की यार हर दूसरे बंदे को वहाँ पे ना पथरी है। अब पथरी एक बीमारी है जो स्टोन्स हो जाते हैं आपकी किडनी में। तो वो मालूम पड़ा कि भाई वो गंदा पानी पीते हैं, पथरीला पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है ना वो पथरी हो गई। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना ऐसे वाटर प्लांट्स लगाएं जो क्लीन वाटर प्लांट्स हो और हर बंदा आसानी से पानी पी सके। जब हमने वहाँ वाटर प्लांट्स लगाए, हमारा रेगुलर जाना हुआ, तो वहाँ करीब में एक मदरसा था। जब मैं वहाँ गया, विज़िट किया, मैंने बच्चों से कहा कि यार आप तो स्कूल जाने का टाइम है, आप पानी भरने क्यों आए हो? तो बोला स्कूल वो क्या होता है, वो तो हमारे गांव में है ही नहीं। और ना उनको उर्दू भी नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से। जब मैंने वहाँ के जो लोग थे मकामी, उन लोगों से पूछा यार आप क्यों उनको स्कूल नहीं भेजते? बोला हमाद भाई यहाँ स्कूल है ही नहीं, बहुत दूर है, कुछ 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर। मैंने कहा अच्छा, और स्कूल है भी तो वहाँ टीचर्स नहीं आते। हमने उनके मदरसे के अंदर हम गए, उसको थोड़ा सा एक उनका एरिया टेक ओवर किया, वहाँ पर हमने स्कूल बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका इम्पैक्ट अब क्या है ये सुनने के लिए है। वहाँ पे 200 से 250 बच्चा इस वक्त पढ़ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक महीने के अंदर अंदर सारे एडमिशन्स वहाँ फुल हो गए। आज से 3 साल पहले जब हमने स्कूल खोला, उसके बाद से कोई नया एडमिशन नहीं हुआ भी है तो इक्का दुक्का हुआ है, लार्ज स्केल पे एडमिशन बंद हो गए। और इम्पैक्ट उसका ये हुआ कि वो बच्चे जो कि आज तक कभी स्कूल गए ही नहीं थे, ना कि अब वो इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, बल्कि उनके माँ बाप भी आज तक स्कूल नहीं गए थे, वो वहाँ पढ़ के अपने घर में भी अवेयरनेस देते हैं। ये सारे बच्चे मोस्टली वो हैं जो कि ऑर्फन हैं, उनके बाप दादा माँ बाप, कोई ना कोई भाई बहन कज़न रिश्तेदार एक ना एक किसी ना किसी का दहशतगर्दी के वाक़ये में शहीद हुआ है।
ये प्रोजेक्ट भी आपका डोनेशन से ही चलता है? जी, ये प्रोजेक्ट भी हमारा डोनेशन से ही चलता है। अच्छा, आपका जो प्रोजेक्ट है मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जो कि वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट्स ऑफ हमाद फाउंडेशन, इसमें आप 50 रुपीज़ का मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। अवाम जानना चाहती है कि 50 रुपीज़ का मॉडल क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर कोई प्यासा शख्स है तो वो तो यही सोच के मर जाए कि यार मैं पानी नहीं पी सकता, पानी की बॉटल भी 50 रुपये की आती है, लेकिन आप 50 रुपये में फ्री मेडिसिन दे रहे हैं और ये 50 रुपये आपने OPD के चार्जेस रखे हैं। ऐसे कैसे मुमकिन है? इतनी महंगाई में आप 50 रुपये में OPD के चार्जेस जो है वो लोगों से मांग रहे हैं और फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। ये क्या मॉडल है, आवाम को बताएं। देखिए, ये हमाद फाउंडेशन का ये मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, इसकी सबसे अच्छी और इम्पैक्टफुल बात ये है कि ये लोगों को रोकता है कि आपने हाथ नहीं फैलाने बल्कि इज़्ज़त से ख़रीदना है, जो कि हमारे हर प्रोजेक्ट में है। और अब तक कोई 40,000 से ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ से ट्रीटमेंट अपनी करवा चुके हैं, जिसमें बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन, मर्द, और ये मोस्टली वो लोग थे जो कि वाइट कॉलर हैं, जिनकी सैलरी जो है वो एक नॉर्मल 30-40 हज़ार 25 हज़ार है, या मोस्टली अनएम्प्लॉयड लोग भी यहाँ पे आते हैं। 50 रुपये में देने का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी किसी के आगे हाथ ना फैलाए, क्योंकि नॉर्मली अगर आज हमारा ये मेडिकल कॉम्प्लेक्स ना हो और कहीं और से अगर लोग जाके इलाज करवाएं तो उसके 1000, 1200, 1500, इवन 2000 भी लग सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मेडिकल कॉम्प्लेक्स, प्रॉपर डॉक्टर हैं यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड होता है यहाँ पे, आई चेकअप होता है, ग्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ड्रिप एंड इंजेक्शन, मेडिसिन, OPD, लेबॉर्ट्री, फिजियोथेरेपी कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता, किसी को अवेयरनेस ही नहीं है फिजियोथेरेपी होती क्या है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो घुटनों का दर्द लेके, कमर का दर्द लेके, कोहनियों का दर्द लेके दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि एक सेशन के 2-2, 3-3 हज़ार रुपये दें। वो यहाँ आके सिर्फ 100 रुपये में अपनी फिजियोथेरेपी भी करवा सकते। अगर एक दिन भी या एक दिन से ज़्यादा ये डोनेशंस रुक जाएं फॉर एग्जांपल, तो मेडिकल कॉम्प्लेक्स कितने दिन तक चल सकता है? देखिए, इस वक्त की अगर मैं बात करूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ क्रेडिबिलिटी बन गई है। हमारे ऊपर रोटी बैंक में आटे वाले का भी उधार है, हमारे ऊपर मेडिसिन के अंदर मेडिसिन वाले का भी उधार है, हमारे ऊपर जो इन्वेंट्री आ रही है डिफरेंट बुक्स वाले का, इस तरह से हमारे ऊपर वो उधार भी है। तो हमारे पास ये कुछ लोन है जो कि चलते रहते हैं, फिर कुछ डोनेशन आती है तो हम उनको पे आउट कर देते हैं, फिर मेडिसिन आ जाती है। तो ये एक साइकिल है जो कि चलता रहता है। अच्छा, ये बताएं, जो बच्चे स्किल्स सीख रहे हैं, जो कोर्सेस आपके स्किल्स सेंटर में ले रहे हैं, उनको इससे रोज़गार भी मिल रहा है या सिर्फ लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर लगाने के लिए पोस्ट मिल रहे हैं? ये आपका सवाल अच्छा है। इसका इम्पैक्ट मैं आपको 2-3 स्टोरीज से समझा सकता हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट आई थी जब हमने अपना वुमेन रोजगार सेंटर खोला था। वो इवन हमारी जो टीचर हैं उनकी बेटी ही थी। वो वहाँ पर आई, उन्होंने हमसे कोर्स सीखा। ऐसा नहीं कि जो उनकी अम्मी सिखाती वही सीखा, उन्होंने इंग्लिश सीखा, वहाँ से दूसरी चीज़ें सीखी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर काम कर रही है। एक सक्सेस स्टोरी ये हो गई। इसी तरह ऐसी मल्टीपल स्टोरीज हैं जो कि हमारी सोशल मीडिया टीम ने रिकॉर्ड की हुई है, वो इंशाल्लाह हम सून रिलीज करेंगे। ऐसी काफ़ी ख़वातीन हैं या बच्चे हैं जो कि हमारे पास से सीख कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। इवन ये जो हमारी नर्स है मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, इनको हमने जो है वो कोर्स करवाया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारे रिसेप्शन पे बैठते हैं, इनको हमने जो है ना वो कोर्स करवाया हुआ है। तो इसके अलावा जो हमारी स्किल वैली पे जो रिसेप्शनिस्ट है, उनको हमने कोर्स करवाया है। तो दूसरे लोग तो उनको ऑन बोर्ड करते ही हैं। हमें अगर कोई लगता है कि यार ये बच्चा शार्प है तो हम ही उसे हायर कर लें। अच्छा, कराची में जो आपका स्किल वैली है वो सिर्फ ख़वातीन के लिए है या मर्द हजरात के लिए भी है? ये मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। और इसके टोटल स्किल वैली की अगर मैं बात करूं तो इसके टोटल 5 फेजेस हैं जो कि 1 साल में ऑपरेशनल होंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीरियड्स। और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर हम इसको 24 घंटे का कर देंगे। सुबह में वहाँ पे स्कूल होगा, पाकिस्तान का मोस्ट यूनिक स्कूल होगा। इसके अलावा दोपहर में वहाँ फीमेल्स के लिए कोर्सेज हैं, शाम और रात में वहाँ मेल्स के लिए कोर्सेज हैं, और ऊपर हमने एक स्पोर्ट्स अरीना बनाया। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है स्किल वैली की। स्पोर्ट्स अरीना के अंदर क्रिकेट, फुटसॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और डिफरेंट बोर्ड गेम्स, टाइकोंडो, हम ये इंशाल्लाह वहाँ बच्चों को सिखाएंगे। और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज के लिए आपको स्पोर्ट्समैन चाहिए होते,
वहाँ से हम इंशाल्लाह कुछ बच्चे निकालेंगे जो कि आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अच्छा, ये बताएं, स्किल वैली में जो ख़वातीन आ रही हैं, अनफॉर्चुनेटली हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, जो ख़वातीन आपके पास आती हैं यकीनन घरेलू वजूहात की बिना पर शायद वो एक दिन आ जाएं, फिर दूसरे दिन रुक जाती होंगी कि भाई हमें घर से जो है वो इजाज़त नहीं मिल रही। किस तरीके से कायल करते हैं ऐसी ख़वातीन को आप? 2 साल के अंदर हमारे वुमेन रोजगार सेंटर हमने अभी अपना स्किल वैली में शिफ्ट करा है। 2 साल के अंदर हमने 900 प्लस फीमेल्स को सर्टिफिकेशन दी है। ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, घर के इश्यूज की वजह से वो वापस नहीं आ पाती, बिल्कुल सच बात है, लेकिन 900 लोग 900 फीमेल्स को हमने ग्रेजुएट करवाया। इसमें कई लोगों को हमने फेल भी किया है। इसका ये मतलब नहीं कि जो आ गया उसको हमने पास ही करना है। अब 900 फीमेल्स अगर ग्रेजुएट हुई हैं तो उसका इम्पैक्ट आप सोचें ना, उनकी फैमिलीज़ पे क्या होगा, उनके बच्चों की तरबियत पे क्या होगा। तो ये एक बिल्कुल समझ लें कि वैलिड क्वेश्चन है आपका, लेकिन इसके अंदर हम 900 फीमेल्स को ग्रेजुएट करवा चुके हैं और आगे आने वाले सालों में भी हम कई फीमेल्स को इंशाल्लाह ग्रेजुएट। अच्छा, मुझे ये बताएं हमाद, कि आपको लगता है कि जेन ज़ी की जो वैल्यूज़ हैं वह हमाद फाउंडेशन के जो स्ट्रैटेजीज़ हैं या हमाद फाउंडेशन का जो मकसद है उससे अलाइन करती हैं? अभी रिसेंटली हमने अपनी स्टूडेंट फेडरेशन लॉन्च करी है, जहाँ 60 to 70 हमने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए हैं डिफरेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के अंदर। उनको हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म दिया है, अपना नाम दिया है कि जी आप हमारे फाउंडेशन को अपनी यूनिवर्सिटी में लीड करें। कौन देता है कि आप लीड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म? और मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि आप हमारे फाउंडेशन को एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करें। हमारा काम है आपको लीडर बना के दुनिया के सामने लेकर आना। जो भी हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट उस स्टूडेंट फेडरेशन में बने हैं, सब लीडर बन गए और उनको अब एक लीडरशिप स्किल्स हम देंगे कि आने वाले वक्तों में वो पाकिस्तान का एक नाम रोशन कर सके। और जेन जी के लिए हमाद फाउंडेशन से बेहतर प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता कि वो ज्वाइन करें। बिल्कुल, क्योंकि हमाद फाउंडेशन जो लीड कर रहे हैं वो खुद एक जेन ज़ी हैं, तो यकीनन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा हमाद, मुझे ये बताएं कि तनकीद करने वालों ने ये कहकर आपके किए किराए पर पानी फेरा कि भाई जेन ज़ी आई थी, 2 दिन तक जो है वो बीच साफ़ सुथरा रहा, उसके बाद फिर वैसा हो गया। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, उनको तो हमने कोई जवाब देना ही नहीं। हमें ये देखना है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर हम उनको जवाब देने बैठेंगे तो हमारे ज़िंदगी के कीमती हिस्से ज़ाया होंगे। हमने क्या करना है कि अगर 100 दफ़ा बीज गंदा होगा हम 101 दफ़ा साफ़ करेंगे, 200 दफ़ा गंदा होगा 201 दफ़ा साफ़ करेंगे, क्योंकि एज अ जेन जी हमारी थिंकिंग का स्टाइल कुछ अलग है। हम एज अ प्रोटेस्ट ये बार बार साफ करेंगे। लोग कहते हैं कि रमज़ान में ही ज़्यादातर लोग डोनेशन देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ होली मंथ, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं सिर्फ रमज़ान में ज़्यादा डोनेशन दी जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स? देखिए, रमज़ान में ना लोगों का जज्बा ज़रा ज़्यादा होता है डोनेशंस की तरफ, और वो बड़ा मतलब ओपन हार्टेडली डोनेशंस देते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान में रमज़ान में ही ज़्यादा डोनेशन दी जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमाद फाउंडेशन वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सिर्फ रमज़ान में काम करती है। हम पूरा साल काम करते हैं, तो हमें पूरा साल लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और अगर यही डोनेशन रुक जाए तो हमाद फाउंडेशन कितने दिन तक चल सकती है? कोई बैकअप प्लान आप बताएं। देखिए, अगर ये डोनेशंस रुक जाए तो फिर हमारे पास 2 चीज़ें रह जाती हैं, एक स्पॉन्सर्ड अमाउंट और उसके अलावा मर्चेंडाइज की सेलिंग। तो ये 2 ऑप्शन पे हम फिर देखेंगे कि हम कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा हमारे ये बताएं, 10 साल से आप ये फाउंडेशन खुद ही संभालते आए हैं, तो जाहिर है आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी होगी। किस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस करते आए हैं इन 10 सालों में? देखिए, बड़ा मुश्किल होता है लाइफ को इस बैलेंस करना। ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी अब सिर्फ फाउंडेशन होती है। इस पर दोस्त भी नाराज़ होते हैं, फैमिली भी नाराज़ होती है, रिश्तेदार भी नाराज़ होते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, वो है पाकिस्तान को 2050 तक बदलना। और वो सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, फ्रंट से उसके लिए लीड करना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, नुकसान भी उठाना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी, टाइम का भी, रिश्तेदारों का भी, दोस्तों का भी, लेकिन मेंटली इस चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। अच्छा ये बताएं कि 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ की, क्या क्या सेक्रीफाइसेस करें कि आज जाके हमाद फाउंडेशन के 10 साल मुकम्मल में? कोई कहानी बताएं। देखिए, सबसे बड़ी जो कॉम्प्रोमाइज़ मैंने करी है इस फाउंडेशन के लिए, वो मैंने अपना पर्सनल, मैं अगर ये फाउंडेशन ना होती तो मैं क्रिकेट को कंटिन्यू कर रहा होता, तो मैंने उसकी जो है ना कुर्बानी दी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्रिकेटर हर बंदा पाकिस्तान में बनने के लिए रेडी है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। हर गली में 10 क्रिकेटर रेडी हैं बनने के लिए, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं यार रियल लाइफ में पाकिस्तान को चेंज करूं। और पाकिस्तान को चेंज करना कोई आसान काम नहीं है। ये एक वो टास्क है जो कि मैंने अपने सर पे लिया है, जो कि बड़े
कम लोगों को मतलब है कि इसमें इंटरेस्ट है कि यार मैं पाकिस्तान को चेंज करूँ। कोई ऐसा मोमेंट बताएं जब आपने खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया हो और आपको लगा हो कि यार 10 साल मैंने जिस फाउंडेशन में लगाए हैं, जो इन्वेस्ट मैंने अपनी एनर्जी करी है, आज उसका हक अदा हो। एक ऐसा इंसिडेंट है इन 10 सालों में जब मुझे कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन मिली थी, वो है 10 अगस्त 2025 को। क्योंकि जब 10 अगस्त 2025 को ना हमारा एक बीच क्लीन अप हुआ था, उसमें अचानक से 250 लोग आ गए थे। ठीक तो है। वो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मोमेंट था और मतलब मैं उस दिन बहुत खुश था कि यार 250 लोग आ गए हमारी बीच क्लीनअप में, वरना हमारी बीच क्लीनअप में 5, 10, 15, 20, 25 लोग आते थे। उस दिन जब 250 लोग आए तो हमने एक टैबू तोड़ दिया, हमने एक क्रैश कर दिया एक मतलब नैरेटिव कि जी जेन जी नहीं उठती सुबह और नहीं आ सकती। उस दिन जो लोगों ने मुझे मोटिवेशन दी है ना, उसके बाद हमने फिर जेन जी को इन्वॉल्व करना शुरू किया, उनको डिसीजन मेकिंग दी, हर तरीके से उनको सपोर्ट किया, इन्वॉल्व किया। वो जो 10 अगस्त 2025 ने हमाद फाउंडेशन को चेंज किया और मेरी थिंकिंग को चेंज किया है, वो उन 10 सालों में पहले कभी भी नहीं किया। अच्छा ये बताएं, हमने हमाद फाउंडेशन के सोशल मीडिया के पोस्ट वगैरह देखे हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपकी सोशल मीडिया की रहती है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रील्स आपकी वायरल हम देख रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं, तो किस तरीके से ये सब मैनेज हो रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया है कि हमेशा जो रिकग्निशन होती है लोग मुझे देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारी टीम है, ऑपरेशंस टीम, मार्केटिंग कोलैबोरेशन टीम, स्पेशली सोशल मीडिया टीम, वो जितनी मेहनत करती है चीज़ों में, तो वो एक अनइमेजिनेबल चीज़ है और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमाद फाउंडेशन की आज जो रीच आ रही है सोशल मीडिया पे उसके अंदर। अच्छा, हमने दीगर फाउंडेशंस और एनजीओज़ के इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे हैं, हमाद हर जगह वो बोलते हैं डोनेट हियर, डोनेट नाउ, डोनेट करें। हमने नहीं देखा कि हमाद फाउंडेशन के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर हमने ये देखा हो कि हमाद खुद डोनेशंस लोगों से मांग रहे हैं। देखिए, मैं और मेरी टीम एक मिडिल क्लास और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि हम लोगों के आगे जाएं कशकोल लेके और भीख मांगने लग जाएं कि जी प्लीज़ डोनेट टू हमाद फाउंडेशन, नहीं देंगे तो वो बच्चा मर जाएगा और हम बेहोश हो जाएंगे। इस तरह की कोई इमोशनल हरकतें हम नहीं करते। हमारा बड़ा सिंपल एक वो है, अगर किसी ने डोनेशन देनी है, आप काम इतना अच्छा डॉक्यूमेंट करके उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करो, जिसने डोनेशन देनी है वो खुद आपके पास आए, ना कि आप कटोरा लेके उसके आगे हाथ फैलाएं। और हम ये इस चीज़ में एक और चीज़ बिलीव करते हैं, जिसने डोनेशन देनी है ना, वो ढूंढ के भी आएगा हमारे पास और अल्लाह उसको हमारे पास भेजेगा, ना कि हम जाएं उसके आगे हाथ फैलाएं। अच्छा हमाद, ये बताएं, अगर हम कराची के हवाले से आपसे सवाल करें कि कराची में जो हालात चल रहे हैं, लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो गटरों में बह रही हैं और डंपर के आगे आकर उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं, आपने कराची के हवाले से कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं कि गटर के ढक्कन लगाएंगे ताकि आने वाली कीमती जानें जो है वो बचाया जा सके? देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मुझे इसका शदीद अफसोस है कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, टैक्स भी सबसे ज़्यादा देता है, एरिया में भी सबसे ज़्यादा बड़ा है, आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा है और दुनिया के कई मुल्कों से ये बड़ा शहर है, वहाँ हमारे बच्चे गटरों में गिर के मर रहे हैं, डंपर उन्हें कुचल रहे हैं, फिर दूसरे मसाइल, खड्डे, पानी, गैस, बिजली। दुनिया का कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि इस शहर में हमारे ना हो। लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि हम जो जेन जी हैं हम ये सोचते हैं यार सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करो, प्रॉब्लम सबको पता है। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि हमने स्टेप बाय स्टेप जो है ना अवेयरनेस क्रिएट करनी है। हम सफाई से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम इंशाल्लाह दूसरी चीज़ों पे जाएंगे और इवेंचुअली जो हमारा मकसद है ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050 का, हमने उसको अचीव करना है। और ये सिर्फ बातें करने से अचीव नहीं होगा, आपने ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। अगर आप सुबह 8 बजे उठ के या हमारी किसी एक्टिविटी में नहीं आ सकते तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि बाहर से कोई फरिश्ता आएंगे और वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और ये सब चीज़ें कराची को लंदन या न्यूयॉर्क बना देंगे। ऐसा नहीं होने वाला। हमें प्रॉपर अपने हाथ में डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी और हमने ये बड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ चल रहा है। हर बंदा पाकिस्तान से नाउमीद है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में कि कोई सोच ही नहीं सकता। उसकी रीज़न है, कोई हवा में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो जेन जी का रिसेंटली मैंने जज्बा देखा है, उनको मैंने अपनी एक्टिविटीज़ में देखा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट देखी है, वो एवर रेडी है चेंज के लिए। उन्हें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए और हमाद फाउंडेशन से अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता जो कि पाकिस्तान को चेंज करने के लिए हमेशा रेडी।
जैसे कि आपने देखा कि आज हमने हमाद फाउंडेशन के बानी हमाद तनवीर से बात करी और किस तरीके से 10 साल मुकम्मल हुए। ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी बल्कि ये पूरे 10 सालों की कहानी थी और हर एक दिन की अपनी कहानी थी। जो मुश्किलात इन्होंने फेस करी इन्होंने अपनी ज़बानी ही बताया। हमाद जाते जाते आप आवाम को क्या बोलना चाहेंगे? 10 साल तो आपके मुकम्मल हो गए, आने वाले 10 साल में हम हमाद फाउंडेशन को कहाँ देखेंगे? देखिए, मेरा लोगों को हमेशा से एक ही मैसेज होता है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त फ्यूचर है, लोग उसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं। हर बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है और कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पाकिस्तान, मुझे जो इंशाल्लाह लग रहा है ना कि जो जेन ज़ी अब आ गई है, उनके अंदर अवेयरनेस आ गई है। ठीक है, सब में नहीं आई, लेकिन जो लोगों से मैं मिल रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ, जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो इतने रेडी है ना पाकिस्तान में चेंज के लिए, इससे पहले कभी मैंने 10 सालों में ये जज्बा देखा ही नहीं है। और इंशाल्लाह 2050 तक दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाने से नहीं रोक सकती। ये जेन ज़ी ही है, हमारी टीम ही है और हमाद फाउंडेशन ही है जो इसमें इंशाल्लाह सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। बिल्कुल, अगर हमाद फाउंडेशन जैसे दीगर फाउंडेशंस चलाई जाएं जेन ज़ी के जाने से, जो कि हमाद तनवीर भी एक जेन ज़ी है, तो यकीनन पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म करेगा। 2050 तक क्या 2030 तक भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन जज्बा जेन ज़ी जैसा होना चाहिए और हमाद तनवीर जैसा होना चाहिए।